Yes, today topic is process of creations of organization culture. Prepared by the Dr. Upinder Kaur, Assistant Professor, Department of Commerce, GCW, सिरसा हरियाणा. हमारा टॉपिक आता है प्रोसेस. देखो प्रोसेस क्या है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ नॉट बिल्ड अप द सडनली बट द रिजल्ट ऑफ द वैल्यू बिलीफ एंड एटीट्यूड डेवलप इन सेवरल ईयर. द फॉलोइंग फैक्टर्स ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक दिन में नहीं बनता है, सडनली नहीं बनता है. काफ़ी साल लग जाते हैं उनको अपनी वैल्यू बनाने में, उनका अपने वर्कर में एक यूनिफॉर्मिटी का माहौल लाने में, अपने इस ऐसे करने के लिए उन्हें एक लॉन्ग पीरियड लगता है. तभी उनकी एक यूनिफॉर्म कल्चर जो है कि उनका स्ट्रॉन्ग कल्चर उसका ऑर्गेनाइजेशन का बन पाता है. इसमें कुछ पर्सनस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स कह सकते हैं कि जो कि इसमें अपना रोल अदा करते हैं, यानी कि इसकी प्रोसेस बताई गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे रोल ऑफ फाउंडर. फाउंडर कहता है फर्स्ट फैक्टर माना जाता है इन बिल्डअप द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कौन बनाता है, स्टार्ट कौन करता है, फाउंडर्स. यानी कि फाउंडर एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी कोई स्पेशल पर्सनैलिटी होती है, उनकी हाई वैल्यूज़ होती हैं, उनके क्लियर व्यूज़ भी होते हैं. उनका ड्रीम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल पर लेके जाना चाहते हैं. और वो दे प्ले एक इम्पोर्टेंट रोल भी रखते हैं रिक्रूटमेंट के अंदर. यानी कि उस कंपनी के अंदर जो भी नए एम्प्लॉय को सिलेक्शन करवाई जाती है तो वो सिलेक्शन ऐसे लोगों की करते हैं जो कि उस कंपनी के अंदर फिट हो सके. यानी कि उन्हें पता होता है कि इस तरह के कल्चर्स की वैल्यू को वो अडॉप्ट कर पाएंगे, वो यहाँ पर आके किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेंगे. इस तरह के लोगों को वो भी चूज़ करते हैं. और इस तरह का माहौल लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता है और लॉन्ग पीरियड के दौरान ही उसका ये फाउंडर क्या होता है, धीरे धीरे सारे पर्सन जो है इस कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं. सेकेंड है रोल ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. आपको पता है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू मेक फॉर इट्सेल्फ अ स्पेशल प्लेस इन द मार्केट. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशल एक मार्केट में वो अपना एक स्थान बनाना चाहता है. तो ऐसे के लिए क्या उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की भी स्टडी करनी पड़ती है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, कंज्यूमर की प्रायोरिटी को ध्यान देना पड़ता है. कंज्यूमर को क्या पसंद है उसके बारे में पता होना. हर कोई कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो बेस्ट क्वालिटी को की गुड एंड सर्विस चाहता है, वो भी रिजनेबल प्राइस पे. तो ऑर्गेनाइजेशन जो है कंज्यूमर की इस कंपटीशन के अंदर यदि कंज्यूमर की चॉइस को पूरा करता है तो ऐसे केस में क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप धीरे धीरे सारे कंज्यूमर को अपनी तरफ ले लेते हैं, क्योंकि आप कंज्यूमर की हर ख्वाहिश को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाते हैं. तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी क्या है, धीरे धीरे एक कल्चर का ही पार्ट बन जाता है. थर्ड इन वन के रोल ऑफ द परसेप्शन शेयरिंग. परसेप्शन क्या होती है, देखने का नज़रिया. यानी कि इम्प्लाइज इंटरप्रेटिंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द एनवायरनमेंट. इट इज़ पॉसिबल दैट इंडिविजुअल डिफरेंट इंडिविजुअल में परसीव इन इंफॉर्मेशन डिफरेंटली. ये तो हमें पता है कि अलग अलग लोग हैं, उनकी इंफॉर्मेशन उन्हें अलग अलग तरीके से मिलती है. मगर यदि ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो है सारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो सेम वे में इंफॉर्मेशन यदि वो रिसीव करें, ये ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब वो सारे एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, एक दूसरे से टाइमली मिलते रहें, दो सबकी सोच आपस में मैच करती रहे. ऐसे में वो मैनेजर होता है वो सारों को अपनी एक मीटिंग के अंदर ही हमेशा इन्वॉल्व करता है, उनके विचारों को भी वो सुनता है, उनके विचारों के बेस पर वो डिसीज़न लेता है. तो इसी वजह से उन जो भी डिसीज़न लिया जाता है उनसे रिलेटेड उनके प्रति उनकी जो परसेप्शन है वो सबकी सेम मानी जाती है. तो ये इसी तरह ही जो परसेप्शन शेयरिंग जो रोल होता है परसेप्शन शेयरिंग का, ये भी उनके कल्चर को स्ट्रॉन्ग बना देती है. फोर्थ इन है रोल ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क. द फाइनल स्टेज मानी जाती है बिल्डिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. रोल ऑफ नेचर ऑफ वर्क. ऑन द बेसिस ऑफ द रोल ऑफ द नेचर ऑफ वर्क के ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप के माने जाते हैं. एक होता है आपका फर्स्ट रिसर्च ओरिएंटेड, सेकेंड होता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड. रिसर्च ओरिएंटेड एक ऐसा काम होता है जिसमें कोई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें थोड़े बहुत ही कम होते हैं. इसमें ज़्यादा क्या है, आपका रोल जो होता है वो इनफॉर्मल रिलेशन ही सफिशेंट होता है. और जो दूसरा होता है आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं. तो इसी वजह से उनका जो रोल होता है एक फॉर्मल वे में होता है, क्योंकि जब तक उनको फॉर्मल वे में ना
सेट किया जाए तो वो अपना काम नहीं कर सकते, पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसके प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल है, क्या किसकी ड्यूटीज़ है। वो फॉर्मल वे में अपना रिलेशन क्रिएट करते हैं, चाहे रिलेशन फॉर्मल वे में हो चाहे इनफॉर्मल वे में। जब उनका आपस में रिलेशन होता है एक स्पेशल कल्चर वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसलिए जो नेचर ऑफ वर्क है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बिल्डअप करने के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो फाउंडर है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, या परसेप्शन ऑफ शेयरिंग का रोल है, या नेचर ऑफ वर्क का जो रोल है, ये सारे एक अच्छे कल्चर को बनाने में एक अच्छी रोल अदा करते हैं। जो टॉपिक रहेगा स्टोरी के साथ साथ रिचुअल्स आता है। रिचुअल्स में क्या आपका बताते हैं कि रिचुअल्स रहता है रीति रिवाज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के रीति रिवाज होते हैं, कई तरह की सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती हैं। वो भी ये सेरेमनी जो होती है वो की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करना, ये सारी सेरेमनी का मोटिव क्या होता है, एक दूसरे के साथ जोड़ना, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना। तो ये भी क्या है लोग कल्चर पर इमीडिएटली इफेक्ट डालता है। देन लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या होती है, जिस व्यू में कुछ टर्मोलॉजी को यूज़ करना। जैसे डॉक्टर है वो अपनी कुछ टर्मोलॉजी कुछ शब्द यूज़ करते हैं, ऐसे इंजीनियर हैं उनके कुछ अलग वर्ड होते हैं, कॉमर्स वाले हैं उनके कुछ अलग टर्म वर्ड होते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में ही बोले तो उन्हें ही समझ आती है, आम दूसरे पर्सन को समझ नहीं होती। तो ये टर्मोलॉजी, ये लैंग्वेज धीरे धीरे क्या है उनको आपस में जोड़ती है, एक यूनिटी क्रिएट करती है। तो व्हेन ऑल द मेंबर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट यूजिंग द सेम टर्मोलॉजी, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोग सेम टर्मोलॉजी का जब यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये लैंग्वेज भी क्या है कल्चर को इफेक्ट डालती है। सिंबल की बात करते हैं तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूज सच सिंबल एनेबल इट टू अपीयर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन। सिंबल का मतलब कुछ ऐसा सिंबल जिससे पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ही मेंबर है। जैसे हम जनरल एक एग्जांपल लेते हैं कि यूनिफॉर्म को देख के हम कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो है वो फलाने कॉलेज का है, फलाने स्कूल का है। तो वो यूनिफॉर्म ही क्या होगी, एक तरह की सिंबल होगी। ठीक है, तो एग्जांपल सिंबल में बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होना, स्पेशल यूनिफॉर्म का होना, बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट किसके पास हैं, या कार ड्राइवर की फैसिलिटी देना, कंपनी के अपना ही ट्रैवल करने के लिए प्लेन होना, यानी कि इतनी मेन फैसिलिटी की वजह से ये क्या है उनके सिंबल है, जिससे वो उनकी जो है एक पर्सनैलिटी बनी है उन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसी तरह ही ये भी इनका कल्चर का ही रोल अदा करते हैं ये सिंबल भी। देन है स्टेटमेंट ऑफ द हीरोज। हीरो कौन होते हैं, ऐसे लोग जिनकी हर वर्ड में दम होता है, वेट होता है, और जिसको हर कोई उसकी बात को मानता है, ऐसे इंडिविजुअल हीरो माने जाते हैं। आपको तो ये तो पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल तक ले जाने के लिए डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन चाहिए। ये डिसीजन किसी इंडिविजुअल द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा ही लिया जाता है। कई बार कहता है कुछ इस तरह के शार्प माइंडेड लोग होते हैं उस कंपनी की तरक्की पर, उन्हीं का ही उनके पीछे उन्हीं का ही हाथ होता है। तो ऐसे शार्प माइंडेड लोगों को हीरो बोलते हैं, जिसका लिया गया डिसीजन हमेशा ही कंपनी को तरक्की की तरफ ही लेकर जाता है। तो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऐसे हीरो की हर बात को बड़े अटेंटिव ढंग से सुनते भी हैं। धीरे धीरे वही कल्चर उस कंपनी का बन जाता है, यानी वो एक रोल मॉडल बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। लोग सारे उसी रोल मॉडल को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा हाउ टू सस्टेन ए कल्चर अलाइव, यानी कि हम कल्चर को किस तरह जो है लॉन्ग पीरियड तक ले जा सकते हैं, कल्चर को लाइव कैसे किया जा सकता है, इसको बोलते हैं हाउ टू कल्चर ए लॉन्ग पीरियड अलाइव। तो देखो इसमें के कुछ नहीं है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग, हमें क्या करनी है, प्रॉपर सिलेक्शन करनी है। हमारे जो कंपनी में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों की सिलेक्शन करें जो कि कंपनी में फिट हों, यानी कि ऐसे लोगों की सिलेक्शन में कोई गड़बड़ ना हो, कि ऐसे लोग सिलेक्ट हो जाएं जो कि आकर को इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अडॉप्ट ही ना कर पाए। तो ऐसे पर्सन जो यदि कंपनी में आ भी जाते हैं, जो कि कंपनी को स्टार्टिंग में वो कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते, तो कोशिश ये की जाती है कि पहले और अदर एफर्ट्स किए जाते हैं कि वो उस
के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, उसके बावजूद भी यदि वो उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, वो वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉई को उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ही चला जाना चाहिए। सेकेंड आता है इम्प्रिंट ऑफ द फाउंडर। देखो फाउंडर के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फाउंडर ऐसे लोग होते हैं जो कि कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं, जिनके लाइफ का टारगेट ही होता है कि वो कंपनी को ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसे फाउंडर के इम्प्रिंट, उनके उनके निशान तले चलना, सारे लोग उन कंपनी के जो होते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो भी तरक्की करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसकी तरह सुनते हैं। तो इसी तरह फाउंडर भी एक मॉडल की तरह काम करने लग जाता है। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके फुटप्रिंट पर चलने शुरू कर देंगे ऐसे लोगों के, ऐसे फाउंडर के को देखते हुए। तो ये भी क्या है, ऐसे यदि उस कंपनी के अंदर फाउंडर होंगे तो ये फाउंडर ही उस कल्चर को लॉन्ग पीरियड तक लेकर जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर नेटवर्क तो आपको पहले ही पता है कि स्ट्रॉन्ग कल्चर नेटवर्क रहता है इस तरह का नेटवर्क जहाँ पे क्या है, कल्चर को लॉन्ग पीरियड तक खाली रिटर्न फॉर्म में नहीं लेना, हमें कल्चर के जो वैल्यूज़ होती हैं या रूल्स बनाए या प्रिंसिपल बनाए रिटर्न फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, सभी उसको फॉलो करें। यदि ऐसा लगातार फॉलो लॉन्ग पीरियड तक करता रहेगा तो वो कल्चर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। हमारा जो है हमारा सेम स्टडी कल्चर चेंज। तो ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन किया है, सेम स्टडी कल्चर चेंज, यानी कि एक सैम, यानी कि सैमसंग का ओनर है, उसने अपना कल्चर चेंज किया था। कल्चर चेंज करते ही उसकी प्रॉपर प्रोग्रेस हो गई थी। तो सैमसंग कल्चर चेंज यहाँ पे डिफाइन किया। 1993 में सैमसंग का चेयरमैन था वो ली कुन ही, went over to पे वो गया to figure out how his company was doing internationally। वो देखना चाहता था, वो फिगर आउट करना उसने किया कि मेरी इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी कैसे है, कैसे थी। तो फ्रॉम 1987 to 1993 when the Lee took over the business from his father से उसको जब ये बिजनेस मिला तो सैमसंग grew by the 2.5 टाइम। तो कितना ग्रो कर रहा था, सिर्फ 2.5 टाइम, यानी कि 2.5 गुना ही बढ़ रहा था, साल में 2.5 गुना ही उसका बिजनेस बढ़ रहा था। बट ली वांटेड इट टू बी द लाइक GE एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल पावर हाउस। वो एक ली क्या चाहता था कि उसकी जो कंपनी है सैमसंग की, वो एक GE जो इंटरनेशनल में उस समय वो फेमस थी, उस तरह वो भी पावरफुल बनना चाहता था। तो टॉपिक पे ही कंटिन्यू करते हुए कि स्पीच बाय द ली कॉन ही ने स्पीच क्या दी कि टॉप ग्लोबल कंपनीज आर रीलिंग एंड आई एम नॉट श्योर कि व्हाट विल बी द हैपन टू द सैमसंग। कहता है मैं अपनी कंपनी को टॉप लेवल तक लेकर जाना चाहता हूँ, रीलिंग पे मेरी कंपनी काम कर रही है और मुझे नहीं पता कि सैमसंग की जो है कहाँ तक ये जाएगा। मोस्ट प्रोडक्ट एंड बिजनेसमैन दैट सैमसंग रिप्रेजेंट टुडे विल बी गॉन इन 10 ईयर टाइम्स। जो मोस्ट प्रोडक्ट है या बिजनेसमैन है डेट सैमसंग रिप्रेजेंट करेगा 10 साल जो है विल बी गॉन इन टू द 10 ईयर टाइम, उसको 10 साल लग जाएंगे तो वहाँ तक पहुँचने के लिए। वी शुड स्टार्ट अगेन, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, देयर इज़ नो टाइम। यदि मुझे 10 साल भी लग जाए तो सॉरी आई वांट टू स्पीच अगेन, सॉरी प्लीज़। यहाँ पे स्पीच बाय द ली कॉन ही में यही चीज़ कहना चाहता है कि टॉप जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो परेशान हो रही हैं कि बट मुझे नहीं पता कि सैमसंग कहाँ जाएगा। मोस्ट बिजनेस एंड प्रोडक्ट एंड बिजनेस जो चेयरमैन ऑफ सैमसंग जो रिप्रेजेंट वो क्या आज जो अपने आप को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो उसे उसके अपने रिसेशन पीरियड को कवर करने के लिए 10 साल लग सकते हैं। तो वो कहता है कि वी शुड स्टार्ट अगेन। हो सकता है कि मैं बैक जा रहा हूँ, मगर कहता है मैं आज स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मेरे को ऊपर जाना है उन तक बराबर पहुँचने के लिए। तो मुझे आज से ही बिना टाइम वेस्ट किए मुझे आज अपना काम स्टार्ट करना है। वो कहता है कि चेंज एवरीथिंग बट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। वो कहता है कि सर नॉट कहता है कि लाइफ में सब कुछ चेंज कर लो मगर अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ के। ये जो फेमस जो स्पीच बोली थी सैमसंग के ओनर ने बोली थी, ली कॉन ही ने।
नेक्स्ट आपका आता है जो हम ये कहना चाहेगा नेक्स्ट टॉपिक जो इसी से ही है, सैमसंग का ही पिक्स है, चेंज। उसने क्या चेंज किया, फिर उसने किस पर फोकस किया? सैमसंग ने फोकस किया इनोवेशन पे। उसने कहा कि कुछ मेरे को इस अपने प्रोडक्ट में चेंजिंग लानी पड़ेंगी, तो उसने कुछ इनोवेशन किया, बार बार इनोवेट किया। सेकेंड है इंट्रोड्यूस आउटसाइडर वो कुड नॉट स्पीक देयर लैंग्वेज एंड वर अनफेमिलियर विद द कंपनी कल्चर। उसने क्या किया, फिर आउटसाइडर के साथ उसने अपने सैमसंग प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसे लोगों के साथ, ऐसी कंट्री के साथ जो कि उसकी लैंग्वेज को भी नहीं जानते थे, यानी कि जो उसके कल्चर से भी फेमिलर नहीं थे, ऐसे लोगों के साथ उसने अपना जो है सैमसंग का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया। गोइंग अगेंस्ट द ट्रेडिशनल वे ऑफ द मैरिटिंग द एल्डर्स, सैमसंग स्टार्टेड पुटिंग द यंग इन पोजिशन अथॉरिटी। वो उसका स्टाइल ही था, जिस तरह उसके पापा बिजनेस चला रहे थे उस वे में उसने बिजनेस नहीं चलाया, क्योंकि उसमें क्या था, वो पुराने कल्चर को, ट्रेडिशनल कल्चर को वो रिपीट कर रहे थे। इसने क्या किया, अपने कल्चर को चेंज किया, अपने मेथड को चेंज किया, उसके अंदर हर फीचर्स को चेंज करने की कोशिश की। तो वो सैमसंग ने क्या किया, फिर वो एक जो इसकी अथॉरिटी क्यों है, एक यंग पोजीशन के हाथ में आनी शुरू हो गई। तो इसके साथ चेंज करने का इफेक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग डेवलपर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द सेमीकंडक्टर लिस्टेड ऑफ द जो फॉर्च्यून मैगजीन लिस्ट है 100 लार्जेस्ट कॉरपोरेशन इन 2007 वर्ल्ड में, उसके अंदर इसका नाम आ गया। एंड टुडे सैमसंग जो रेवेन्यू है, आज उसकी जो इनकम है वो क्या है, 39 टाइम व्हाट दे आर इन 1987, जो 1987 में थी उससे 39 गुना ज़्यादा है आज उसकी इनकम। और इट जनरेट अराउंड 20% ऑफ द साउथ कोरिया जीडीपी। जीडीपी का 20% वो ज़्यादा वो है जनरेट कर रहा है, उसकी जितनी जीडीपी है ना साउथ कोरिया की, उसका 20% वो आज उस इनकम जनरेट कर रहा है। ली इज़ द साउथ कोरिया रिचेस्ट मैन। इस समय जो ली माना जाता है, साउथ कोरिया का सबसे फेमस पर्सन माना जाता है कि सबसे ज़्यादा रिच पर्सन वही। टॉपिक चलेगा कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे कि वो कहता है कि यदि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ग्रुप सब कल्चर्स इन्फ्लुएंसेस स्ट्रेटजी फॉर चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स एंड ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस टू चेंज प्रोग्राम्स should clearly define as the impact on today decision making and culture create an environment and also adapt the diverse and changing circumstances। हमें मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की हर पॉलिसी को, हर स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। वो चेंज करने पर जो भी रेसिस्ट करते हैं, उसको विरोध करते हैं, उनको ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। डे टू डे डिसीजन मेकिंग पर उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी क्लियर करना चाहिए। इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट करना चाहिए ताकि चेंजिंग इन्वायरमेंट, आपका कल्चर इस तरह का आपको मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि कोई भी चेंजिंग आए वो इजीली उसको अडेप्ट कर सके। तो कहने का मतलब है कि कल्चर चेंज करने से, कल्चर में यदि वो चेंजिंग आती है, कल्चर में यदि वो थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, वो अपना एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं, अपने कंपनी के लोगों को वो इस तरह बनाते हैं कि यदि कोई टेक्निक में चेंज की जाए तो उन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। वो उनकी जो पॉलिसी है या उनके प्रोसीजर है वो उनके सेम रहते हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उनका जो बिलीफ है उनका मालिक के ऊपर होता है कि जैसा वो कहेंगे वैसे ही वो उसको फॉलो करेंगे। उनके अंदर क्या आती है, एक क्वालिटी होती है कि वो कंपनी को किसी इन हाउ वो टॉप लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। थैंक यू।